एफबीआई डायरेक्टर को बर्खास्त करके मुश्किल में फंसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डाउ पौने 400 अंक लुढ़का। निवेशकों को टैक्स और हेल्थ केयर रिफॉर्म फंसने का डर। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग तेज। एशियाई बाजारों में भी कमजोर शुरुआत। निकाई करीब 2% टूटा। एसजीएक्स निफ्टी में भी आधे % से ज्यादा की गिरावट। जीएसटी के बाद क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा? आज से रेट तय करने के लिए श्रीनगर में 2 दिनों की मीटिंग। सोने के गहने समेत कई आइटम्स पर सहमति बनाना होगी बड़ी चुनौती। तय कीमत से ज्यादा वसूल रही हैं बड़ी दवाएं कीमतें। एनपीपीए ने एलेंबिक, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डीज, वोखार्ड समेत 29 कंपनियों को दिया नोटिस। 1 महीने में कंपनियों को देना है जवाब। HUL ने पेश किए शानदार नतीजे। वॉल्यूम में 4% की बढ़त। मुनाफा, मार्जिन और बिक्री भी अनुमान से कहीं बेहतर। और बजाज ऑटो और बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे। आज बजाज ऑटो के मुनाफे में 13% गिरावट की आशंका, लेकिन मुनाफे में लौट सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा। एनपीएस पर रहेगी सबकी नजर। आज है दुनिया भर के बाजारों से बेहद कमजोरी के संकेत। गैप डाउन ओपनिंग के बाद बड़ा सवाल यह है कि डरे, तेजी की पोजीशन कम करें या फिर मौका ढूंढे खरीदारी का। क्या हो स्ट्रेटेजी आपकी, इस पर होगा हमारा खास वक्त। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई और हमारे साथ जुड़े हमारे 2 खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और CEO संदीप वागले साहब, आपका स्वागत है। और अल्टामाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान भी कुछ ही देर में हमारे साथ इसी स्टूडियो में जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर किस तरह से निकल कर आ रही है। कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो 100 अंक नीचे डाउ फ्यूचर संकेत दे रहा था कि अमेरिका के बाजार खुलेंगे, लेकिन देखिए हुआ क्या। पौने 400 पॉइंट की बड़ी गिरावट यूएस में डाउ में देखने को मिली। 2% से ज्यादा नैस्डैक लुढ़का और करीब करीब इतना ही S&P 500 भी। अब भारत के बाजार भी रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर समाप्त हुए हैं और यूएस में भी देखिए दमदार तेजी के बाद अब ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर इसलिए आया है क्योंकि राजनीतिक संकट वहां पर बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक जांच होगी। ये बताइए क्या लग रहा है इस गिरावट में जो आज भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी, उसमें क्या करना चाहिए? और उससे बड़ा सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप जिस कंट्रोवर्सी में अब आए हैं, क्या लगता है इसका आउटकम क्या निकल कर आएगा? देखिए, पहले अगर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, क्या असर होना है, इसमें कोई डाउट नहीं कि अमेरिकी बाजारों के लिए थोड़ा झटके वाली बात है कि वहाँ की तेजी पर एक ब्रेक लगेगा और आगे ये डेवलपमेंट अगर और बढ़ते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो बड़ी तेजी बनी है अमेरिकी बाजारों में उम्मीद के विपरीत, उस पर थोड़ा सा लगाम लगने का डर जरूर है। लेकिन एक बात बहुत तय है और उसको लेकर मुझे कोई दो राय नहीं, वो ये कि अगर ग्लोबल मार्केट्स की वजह से कहीं कोई भी बिकवाली हो, कहीं कोई भी कमजोरी हो तो खरीदारी करनी चाहिए। और अगर ये ग्लोबल मार्केट्स अमेरिका को छोड़कर कोई दूसरे बाजार हो तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन चूंकि अमेरिका है और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ा देश है, तो ऐसे में अमेरिकी बाजारों की कमजोरी इतनी आसान नहीं कि अमेरिकी बाजारों की कमजोरी के बावजूद आप भाग जाएंगे। तो जो एक भारतीय बाजारों में करेक्शन की जरूरत थी वो अमेरिका से आता हुआ दिख रहा है। इसमें एक बात बेहद साफ है, खरीदना है। बस सवाल यही कि खरीदना कब और किस लेवल पर है, उसका पता हमें लगाना है आज के सेशन में। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस मुझे याद है पिछली बार जब तब हुई थी जब नॉर्थ कोरिया का मामला सामने आया था। अब अमेरिका ने अपना जहाज रवाना किया था। देखिए वो सब कमजोरी में जिन्होंने खरीदारी करी उनका फायदा हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कहां पर खरीदारी करनी चाहिए, ये बात तो आप देखिए समझ लीजिए कि चिंता की बात नहीं है। काफी सारा पैसा बाजार में अभी लगने के लिए बाकी है। एक राय लेते हैं अपने एक्सपर्ट से, वागले साहब से, और उनसे पूछते हैं वो कहां खरीदना चाहेंगे। सर गुड मॉर्निंग। वागले साहब, आप भी बुलिश हैं, गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए क्या? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक ये जो सिचुएशंस है दीज आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल। आप अगर पोजीशन ट्रेडर है या इन्वेस्टर है तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। हाँ, लेकिन आप अगर डे ट्रेडर है जो 1-2 घंटे के लिए या 1 आध दिन के लिए ट्रेड करते हैं तो मैं समझता हूँ थोड़ी सावधानी बरते, क्योंकि शायद मार्केट्स गिर के बेचने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप लेने को जाएंगे तो चॉपीनेस में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हिट हो सकता है, तो वो आपको सावधानी बरतनी होगी। बट एज अ पोजीशन ट्रेडर ऐसे मौके पे खरीदना ही है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आज के आज बाइंग होगा और वन वे जाएगा,
बट व्यू अभी भी चेंज नहीं हुआ है। पैटर्न जब तक क्लोजिंग बेसिस पे कोई अहम लेवल ब्रेक नहीं करता है, ऐसी चीजें मार्केट में होती रहती है। बिल्कुल सही बात है। कल आपने बाजार को बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि विक्स जहां पर खड़ा है, पुट कॉल रेशियो जहां पर पहुंच गया है, तो गिरावट होने वाली है। अब रीजन चाहे अमेरिका से आए चाहे कहीं से आए वो अलग बात है, लेकिन आपने कह दिया था कि ये होने वाला है। ये बताइए कितनी गिरावट होगी और आज की रणनीति क्या हो? कहां खुलेंगे और कहां बंद होंगे, ये दो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। 9450 और 9500 के बीच में हम खुलेंगे और वो नो ट्रेडिंग जोन है। उसमें सिर्फ देखिए, कुछ मत करिए। देखिए, पहला संकेत कमजोरी का 9500 के नीचे आ जाता है, और वो कमजोरी का संकेत मैं 2 दिन से कह रहा था कि 9500 के नीचे तेजी की पोजीशन कम कर ले, लेकिन आज नहीं कहूंगा। क्यों? कि अगर 9500 का लेवल दिन के दौरान टूटता है, स्क्रीन पर टूटता है, तो वो कमजोरी का संकेत होता है। ये गैप डाउन ओपनिंग है। गैप से अगर आप 9500 के नीचे खुलते हैं, अगर देखिए अगर पहली बात 9500 के ऊपर या उसके आसपास खुलते हैं, तब तो देखिए 9500 के नीचे खुलते हैं तो फिर आप धीमे धीमे अपनी तेजी की पोजीशन कम करें। लेकिन आज के लिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 9450 का। तो आपके लिए पहली कमजोरी का संकेत तब मिलेगा जब 9450 के नीचे निफ्टी जाए। दूसरी बात, 9500 के नीचे टिके रहने में एक बड़ी मुश्किल की बात है, और वो ये कि पिछले 2 दिनों में जो तेजी की पोजीशंस बनी है 9500 के ऊपर की, उन ट्रेडर्स को डर लगेगा, तो वो अपनी तेजी की पोजीशन कम करते हुए दिखेंगे। तो पहला तो काम ये करें कि 9450 9500 के रेंज में कोई ट्रेड ना करें। दूसरा, अब डे ट्रेडर्स के लिए 2 लेवल है स्टॉप लॉस के। निफ्टी पर है 9450 और बैंक निफ्टी पर है 22800। ये 2 लेवल के नीचे दिन के दौरान बाजार ट्रेड करे तो आप अपनी तेजी की पोजीशन कम कर लें। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए 2 लेवल्स हैं स्टॉप लॉस के, निफ्टी पर 9400 और बैंक निफ्टी पर 22700। इनके नीचे क्लोज हो। आज वीकली एक्सपायरी है, और अगर 22700 के नीचे बैंक निफ्टी जाकर बंद है तो ही आप अपनी तेजी की पोजीशन में से निकल जाए। तब कम ना करें, तब निकल जाए। कम करने का टाइम है 9450 और 22800। निकल जाने का वक्त है 9400 के नीचे की क्लोजिंग और 22700 के नीचे की क्लोजिंग बैंक निफ्टी पर। पुट कॉल रेशियो मैं बार बार इसलिए ये आंकड़े आपके सामने दोहराता हूं ताकि आपको याद हो जाए, और ये नो ब्रेनर है, आपको किसी से पूछने, सीखने, समझने की जरूरत ना पड़े। पुट कॉल रेशियो 1.4 के ऊपर जब भी हो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तेजी की पोजीशन कम कर लेना चाहिए बिना सोचे समझे। किस वजह से करेक्शन आएगा और सेम डे आएगा या एक आध दिन आगे पीछे आएगा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन डेटा हमेशा सच बोलते हैं। और डेटा में साफ दिख रहा था कि 1.141 का पुट कॉल रेशियो जो है वो ओवरबॉट है। अब होगा ये, इसके चलते आज थोड़ी सी तेजी की पोजीशन कम होगी। आज का टिपिकल ट्रेडिंग सेशन जो होगा वो ये होगा, हम जहां खुलेंगे और अगर ज़्यादा ऊपर खुल जाए, जैसा कि एशिया रिकवर कर रहा है, तो जहां खुलेंगे वहां से और गिरेंगे। और वो इसलिए गिरेंगे कि अगर 9500 के नीचे ट्रेड करना शुरू हुआ तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स की पोजीशन कम होगी, वो थोड़ा और नीचे लेकर आएंगे, और उसके बाद निचले स्तरों से एक रिकवरी भी आपको मिलेगी। लेकिन इस रिकवरी में बहुत आप खरीदारी का मूड ना बनाएं। कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, आज एक बार फिर ग्लोबल मार्केट्स पर नजर रखें और उसके बाद कल डिसाइड करें। जहां तक आज के ट्रेड का सवाल है, 9400 का स्टॉप लॉस, 9450 के नजदीक निफ्टी खरीदे, 9500 के टारगेट के लिए, 9500 के आसपास खुले तो वहीं बेचे, 9535 कल का हाई का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 9450 का टारगेट। बैंक निफ्टी अगर ज़्यादा कमजोरी से ना खुले, बैंक निफ्टी शॉर्ट करें, 23000 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। 22800 के टारगेट के लिए खरीदने के लिए बैंक निफ्टी में थोड़ा और नीचे का इंतजार करें, 22700 के आसपास खरीदें, 22600 का स्टॉप लॉस, 22900 का टारगेट। इन लेवल्स पर नजर रखें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें, खरीदने के लिए भी, बेचने के लिए भी और स्टॉप लॉस के लिहाज से भी। इन लेवल्स के आसपास ना मिले तो ट्रेड ना करें, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव क्या है? हाई बीटा मिड कैप्स में सावधान रहें। पिछले 2 दिनों से वो करेक्शन के संकेत पहले से दे रहा है, निफ्टी नहीं दे रहा, लेकिन मिड कैप्स करेक्शन के संकेत दे रहे हैं, वहां पर कमजोरी थोड़ी बढ़ सकती है। सीमेंट शेयरों में थोड़ी तेजी हो सकती है, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, अगर आज हाई बीटा मिड कैप्स तेजी से गिरे तो तीसरा दिन उनका करेक्शन का होगा, और ग्लोबल फंड्स की बिकवाली, सामने डोमेस्टिक फंड्स की खरीदारी, तो रिकवरी जो आएगी वो भी मिड कैप्स में ही पहले आएगी, ये ध्यान में रखें। पॉजिटिव साइड पर अगर कोई सेक्टर सहारा देगा तो वो होगा एफएमसीजी। बिल्कुल, चलिए तो एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर नजर आएगी एचयूएल के नतीजों के बाद साफ तौर पर। लेकिन अनिल, एक बात बताइए, जो पूरा संकट है उसका वर्स्ट टू वर्स्ट आउटकम क्या हो सकता है, ये सोचें। और ये सोचें तो फिर डोनाल्ड ट्रंप हट सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इससे खराब क्या हो सकता है? वो हटेंगे तो आईटी और फार्मा के लिए पॉजिटिव है। कोई तो संभालेगा। हाँ, और अगर ये मामला रफा दफा हो जाता है,
तो क्या होगा फिर ये मौका लोग सोचेंगे कि कोई डाउट बहुत बढ़िया था वो, अच्छा निकल वो गया। हट भी जाए तब भी हमारे लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। Exactly. लेकिन वो जब हटे, पॉइंट यही है कि एक सेंटीमेंट के लिहाज से झटका लगेगा और उस झटके में खरीदना है, तो इसलिए खरीदना ये पक्का है, कब और किस लेवल पर खरीदना है यही पता नहीं है। बिल्कुल। चलिए, तो ये पूरा का पूरा आज का मार्केट आपको किस तरह से ट्रेड करना था ये कैप्सूल आपको मिल गया, लेकिन कौन से स्टॉक्स हैं जहां आपको आज कारोबार करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। बागले साहब हमारे साथ बने हुए। बागले साहब बताइए आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से? हेमंत, मैं टॉप ट्रेडिंग आइडियाज बता दूं, इसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनिल जी का जो पुट कॉल रेशियो है, जो कल इन्होंने बोला था, हाँ, और 3-4 बार बोला, 3-4 बार बोला, और मैंने भी शुरुआत ये की कि मुझे थोड़ी सावधानी ये लगती है। ठीक है, ऑब्वियसली यू कैन नॉट प्रेडिक्ट ऑन अ डे टू डे बेसिस 100%, हाँ सही, बट दिस इज प्रेडिक्टिंग इवन इंटरनेशनल इवेंट। सही बात है। देखिए आप उस व्हेन यू थिंक बैक, व्हेन यू लुक बैक, कॉशन तो था। ठीक बात है। See, ऐसा व्यू तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। 3 दिन से कह रहे थे विक्स को देखकर मैं परेशान हूँ, विक्स कहाँ पर आ गया है, मुझे बड़ी 3 दिन से पुट कॉल रेशियो कल एक ही बार बात की थी, और मैं सेल्फ प्रेस के मूड में नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ जो है, क्योंकि कल मतलब डेटा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस डेटा रिवील्स एवरीथिंग। आपको सिर्फ वो पढ़ने को आना चाहिए। नाउ हैविंग सेड दैट, मेरे बाय शायद आज लेवल्स आप चूक सकते हैं क्योंकि ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, बट स्टॉक्स मेरे हिसाब से तो सही है। मेरा पहला बाय है टाटा मोटर्स, 444 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 459। टाटा ग्रुप में ही कुछ हो रहा है, टाटा स्टील में तो मुझे अभी भी यहां से भी आपने जो 1 साल के लेवल्स बताए या CLSA के जो लेवल से मुझे शायद 1 हफ्ते में आते हुए दिखते हैं, और पहले से हुआ है। इतना अच्छा पैटर्न टाटा स्टील का दिख रहा है। मैं ये कवर इसके लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ओवरडोज ना हो जाए। ठीक बात है। सेकंड बाय है KRBL। कल आफ्टरनून में राइस स्टॉक्स में तेजी आई थी, तो मैंने ये चुना है, 432 के स्टॉप लॉस से बाय करें और टारगेट होगा 459। और थर्ड स्टॉक थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इतना तेजी में नहीं है इतने दिनों से, लेकिन कल का पैटर्न काफी अच्छा है, जस्ट डायल। ये 516 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 540। कल नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले कल तेजी देखने को मिली है, तो इस इवेंट को जरूर नजर रखिएगा जब आप जस्ट डायल में ट्रेड कर रहे हैं कि नतीजों से पहले की तेजी यहां पर देखी जा रही है। लेकिन एक अच्छी खबर तो ये है कि लगातार घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से पिछले 4-5 दिनों से देखिए थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल रही थी, वो बाइंग में तब्दील हुई है। कैसा लग रहा है ये डेटा, कैसा लगा? आंकड़े तो बुरे नहीं है देखिए हेमंत, क्योंकि भले एफआईज ने कैश में अब इतने 5-7 दिनों के बाद बेचा और 700 करोड़ का, लेकिन वायदा कारोबार में उनकी कोई बिकवाली नहीं है। बिल्कुल आंकड़े एकदम 8 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स, 21 करोड़ की स्टॉक्स, 21 करोड़ के ऑप्शन, तो ये नहीं के बराबर है। मतलब कुछ खास एक्शन हुआ नहीं है। और बाकी आप देखिए 600 करोड़ की घरेलू, मुझे एक्चुअली मैं आज सेंटिमेंट के लिहाज से एक ही चीज़ देखता हूँ, मुझे घरेलू फंड की खरीदारी चाहिए, क्योंकि एफआईज की खरीदारी से अब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब मुझे कॉन्फिडेंस ये आता है कि क्योंकि देखिए पैसा किसके पास ज़्यादा है, जिसके पास पैसा ज़्यादा उसको फॉलो करो। सही बात, सिंपल रूल है। और इस वक्त डोमेस्टिक फंड के पास पैसा ज़्यादा है, वो कल से खरीदने लगे हैं। अगर कल उन्होंने 9,500 के ऊपर खरीदा है, तो फिर अगर आज उन्हें 100 पॉइंट निफ्टी में नीचे मिल जाए तो क्या नहीं खरीदेंगे, और ज़्यादा खरीदेंगे। और यही वजह मैं कह रहा हूँ कि हाई बीटा में एक बार जैसे ही ट्रेडर्स की पोजीशन हल्की हुई, वापस हाई बीटा मिड कैप्स जो निचले लेवल से रिकवर करेंगे, वो घरेलू फंड की वजह से खरीदेंगे। तो डेटा को देखकर कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है, कम से कम एफआईज डीआईज के आंकड़े खराब नहीं है। चलिए, तो डेटा बहुत मजबूत है। अच्छा ये बताइए, एफनो का डेटा क्या संकेत दे रहा है यहाँ पर? किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं, कौन से लेवल्स महत्वपूर्ण हैं जो आज रडार पर रहने चाहिए लोगों के? पहला तो पुट कॉल रेशियो 1.41 अलर्ट लेवल से अलार्मिंग लेवल हो गया। हाँ, खतरे की घंटी आप बता रहे थे, वो कहते हैं ये खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है, वैसा है, खतरे के निशान से ऊपर है। तो मैं 1.4 के ऊपर तो मैं कभी जिंदगी में ना खरीदूं। मतलब वो बहुत क्लियर कट है। फिर भले ही बाजार को 100-200 बढ़ना है, बढ़ जाए, जो होना है हो जाए, लेकिन ये लेवल बिल्कुल क्लियर कट है कि 1.4 के पुट कॉल रेशियो के ऊपर नहीं खरीदना चाहिए जब तक कि बाजार हल्का ना हो जाए। अब हल्के होने में वो 50 पॉइंट होता है, 100 होता है, वो किसी को नहीं पता, लेकिन होगा ये पक्का। किस वजह से होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन होगा ये पक्का है। तो ये आज करेक्शन होना इसलिए जरूरी है। दूसरा, आज के लिए ऊपर की तरफ जो सबसे अहम लेवल है वो है 9,500 का। हालांकि हम वहाँ से 25 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। 9,500 के नीचे रहने में एक बड़ी दिक्कत है हेमंत, और दिक्कत क्या है? एक तो 9,500 के लेवल पर पुट में भी 52 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, और पिछले 2 दिनों में 9,500 के ऊपर हमने जो ट्रेड किया है, और जो कई सारे ट्रेडर्स ने पिछले 2 दिनों में जो तेजी की पोजीशन बनाई, वो कमज़ोर लॉन्ग है, यानी कि उन्होंने बहुत ऊपर के लेवल पर बनाया। तो उनके लिए रिस्क लेने की कैपेसिटी कम है। एक तो आप 9,300 से निफ्टी लेकर खड़े हो, 9,400 से खड़े हो, तो आप 9,450 पर भी नहीं बेचेंगे, लेकिन आपने 9,500 पर लिया है, तो 9,490 होते ही आपका
ऊपर नीचे होने लगता है, बढ़ने लगी, हार्ट बीट बढ़ने लगती है। तो 9500 को होल्ड करना बहुत जरूरी है। और जैसे आप 9500 के नीचे ट्रेड करना शुरू होंगे, शुरुआत का आधा घंटा अगर आपने 9500 के नीचे बिताया, अगर तो मैं अगर इसलिए लगा रहा हूं कि एशिया इतना कमजोर है नहीं, रिकवर कर रहा है, ना करे 9500 के नीचे तो बहुत ही बढ़िया, उससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन 9500 के नीचे होते ही ये 50 लाख शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट है पुट में 9500 का, ये परेशानी पैदा करेगा और ये 25-30 पॉइंट निफ्टी को आराम से नीचे ले जा सकता है, जो कि 9460 के आसपास का लेवल हो सकता है। तो पहला लेवल तो, और खासतौर से कल 9500 पर 15 लाख शेयर एक ही स्ट्राइक प्राइस पर कल पुट में जुड़े हैं। तो ये तो आज बेचारे डर रहे होंगे, रात भर इन्हें नींद नहीं आई होगी दाव को देखकर। तो ये पहला लेवल है निफ्टी पर जो इंपॉर्टेंट है। 9400 के नीचे की क्यों मैं मंदी नहीं देख रहा हूं? 70 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 9400 के पुट पर, भारी भरकम है, भारी भरकम, इतना आसानी से ये हटने वाला नहीं। सपोर्ट नीचे के लेवल से क्यों आएगा? क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 9500 पर है और आज की गैप डाउन ओपनिंग अगर मिल जाती तो जो कॉल राइटर्स है जिन्होंने मंदी की पोजीशन बना रखी है वो ट्रम्प साहब को धन्यवाद दे रहे होंगे रात भर से कि चलिए अच्छा हुआ आपकी वजह से थोड़ा नीचे आ रहा है, शॉर्ट कवर करने का मौका मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि तेजी करने वाले ही डरे हुए हैं, डरे मंदी करने वाले भी डरे हुए हैं और वो इंतजार करें कि आज मौका मिले। तो ऐसे में आप अब एक बात पर नजर रखिए कि आज के सेशन में पुट कॉल रेशियो आपको अगर 1.25 1.3 की रेंज में आ जाए तो आप ये मानिए कि करेक्शन पूरा हो गया है। अब थोड़ी थोड़ी आपको खरीदारी की मूड बनानी चाहिए और आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो कवर कर लेनी चाहिए। तो लेवल्स पर नजर रखें, क्लोजिंग बेसिस पर 9400 है और 9450 डे ट्रेडर्स के लिए। बैंक निफ्टी आज वीकली एक्सपायरी भी है और उस लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। 22800 बैंक निफ्टी पर अहम सपोर्ट है आज के लिए। 22800 के नीचे खुलते ही बैंक निफ्टी कमजोर होगा, तो मुझे नहीं लगता कि 22800 के नीचे खुलना चाहिए। तो 22800 जब तक होल्ड करता है तब तक ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो लेवल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर 22700 के नीचे क्लोज हो बैंक निफ्टी तभी आप डरें। एक बात पक्की है कि बैंक निफ्टी 23100 को आज पार नहीं करेगा, ये बात पक्की है। तो एक शॉर्ट कॉल अगर आप लेना चाहें तो 23000 के आसपास मिल जाए या खुलते ही मिले तब भी 23000 का स्टॉप लॉस रख ले, हाइज का स्टॉप लॉस रख ले, वो एक ट्रेड बन सकता है। तो ये आज के सेशन में आंकड़ों के लिहाज से आपकी तो बाय ऑन डिप्स जो रणनीति थी उसका आज सही मायने में टेस्ट है और देखना है कि बुल्स इस टेस्ट में पास हो जाते हैं और 9500 के ऊपर क्या समाप्ति करा ले जाते हैं। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, एक चीज और है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो 97 के लेवल पर है, तो ये काफी बढ़िया लेवल पर पहुंच गया है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। विक्स जो 10.63 पर है, लाइफ टाइम लो के आसपास है, यहां से विक्स चूंकि बढ़ना है। अब तेजी के मार्केट में एक टिपिकल ट्रेंड होता है कि पहली डिप हमेशा खरीदी जाती है और हम अच्छे खासे तेजी के मार्केट में, तो ये बात तो पक्की है कि आज की पहली डिप खरीदी जाएगी। लेकिन असली खरीदारी और जमकर खरीदारी जो आपको करनी है उसका संकेत आपको कल आएगा, आज नहीं आएगा। कल हफ्ते का आखिरी सेशन है और आज अमेरिकी बाजारों का डे 2 पर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरे दिन अमेरिकी बाजार संभल जाते हैं तब तो यह कि एक सेंटीमेंट के लिहाज से एक जो छोटा करेक्शन आना था वो आ गया। लेकिन अमेरिकी बाजारों में खुदा न करे आज रात को फिर 200-250 पॉइंट की कमजोरी हो जाए तो फिर बाजारों के लिए ऊपर टिके रहना मुश्किल होगा। शॉर्ट टर्म में आपका एक बार टॉप बन गया, ये संकेत साफ आएगा। तो इसलिए फ्रेश खरीदारी के लिए कल तक का इंतजार। और ये देखिए डाउ फ्यूचर ने ये क्या बता रहा है, देखिए ये बता रहा है कि कल बड़ी गिरावट हो चुकी है, आज शायद इतनी बड़ी गिरावट अमेरिका में नहीं देखने को मिले। तो जो बुल्स है मैं उसका एक सिनेरियो पेंट कर देता हूं। वो देख रहे हैं जीएसटी की 2 दिनों की बैठक को, वो देख रहे हैं मॉनसून के फोरकास्ट को आज फिर से जो मेट देने वाला है, और वो देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स को। तो देखना होगा डाउ फ्यूचर्स अब से लेकर किस तरह से लोन सेटल होने की आज और कल में बात हो रही, तो सारे प्राइवेट बैंक्स पर भी नजर रखें। ये लीजिए, और डॉलर इंडेक्स तो हम आपको बता ही रहे हैं। तो हमने आपके सामने बुल सिनेरियो, बेयर सिनेरियो दोनों पेंट कर दिए हैं। एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और इस सिनेरियो पर हम उनसे भी बात करेंगे। जी हाँ, प्रकाश दीवान जुड़ेंगे हमारे साथ देख के बाद, और हम आपको ये भी बताएंगे कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय आज के दिन। 5 में से 3 एक्सपर्ट्स हैं बुलिश और 2 एक्सपर्ट्स की राय है बिकवाली की। जो लेवल्स अहम है मैं बता दूं, इन 5 एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक यानी कि मामला बराबरी का दिख रहा है और दोनों तरफ की ट्रेड है। 9420 से 9460 ये 40 पॉइंट की रेंज है निफ्टी पर अहम सपोर्ट हमारे 5 एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक, क्योंकि जो शॉर्ट करने की बात कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं 9420 और 9460 पर कवर कर दिया, और जो खरीदारी की बात करें वो भी इन्हें ही स्टॉप लॉस मांग रहे हैं। ऊपर की तरफ 9550 ये लेवल है अहम, तो ये लेवल्स नोट कर लीजिए निफ्टी पर एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक। ऑलराइट, ये तो बात हुई 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन 5 खबरें जो आज सेक्टर्स में, शेयर्स में दम भर सकती हैं, आइए देखते हैं 5 का पंच यानी टॉप 5 स्टॉक्स।
सबसे पहले विदेशी निवेश को लेकर यहाँ पर 3 सेक्टर में बेहतरीन खबरें आती हुई दिख रही है। पहला तो है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में विदेशी निवेश की यहाँ पर सीमा बढ़ाने की बात की जा रही है। ऐसे में HT मीडिया, जागरण प्रकाशन, इस तरह के स्टॉक्स को फायदा होगा। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में भी विदेशी निवेश में के नियमों में ढील देने की बात कही जा रही है। और साथ ही तीसरा है रिटेल, यहाँ पर भी विदेशी निवेश बढ़ाने की बात कही जा रही है। और इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों ने अपनी पूरी जो करनी थी कार्रवाई वो कर ली है और अब ये कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा और उम्मीद की जाए कैबिनेट इसे मंजूर कर लेगा। तो इन 3 सेक्टर के स्टॉक्स के लिए है पॉजिटिव खबर। हिंदुस्तान कॉपर, इसके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए और अच्छे नंबर्स कंपनी ने पेश किए। मुनाफा देखिए करीब करीब 41 करोड़ पहुंच गया है, 6 लाख के आसपास था ये पिछले साल इसी तिमाही में। रेवेन्यू में देखिए 61% का जोरदार इजाफा देखने को मिला है। एबिटा में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है और एबिटा मार्जिन 7% से बढ़कर डबल डिजिट में 11% हो गए हैं। तो मेटल कंपनियां तो आप देख ही रहे हैं लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। आज हिंदुस्तान कॉपर का दिन है। फार्मा कंपनियों पर रह सकता है दबाव। एल्केम, बायोकॉन, डॉक्टर वोकहार्ट जैसी कंपनियां और ये इनकी दवाओं की प्राइसेस रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है NPP है। इन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया इन कंपनियों को। 201 दवाएं इन कंपनियों ने जो लॉन्च की, इन्होंने पूछा ही नहीं कि किस दाम पर करनी चाहिए और लॉन्च कर दी, इस पर इन्हें नोटिस मिला है। ऑलराइट, तो आज फार्मा सेक्टर पर रखिएगा नजर, डाबर पर भी रखिए नजर। देखिए अब तक हम देख रहे थे कि गोदरेज कंज्यूमर नाम की कंपनी लगातार दक्षिण अफ्रीका में एक के बाद एक कंपनियों को अधिग्रहण कर रही थी और अब डाबर की नजर है 2 कंपनियों को खरीदने पर। कुल 24 करोड़ रुपए के आसपास की ये डील होने की जल्द उम्मीद की जा रही है। बेहद शानदार नतीजे पेश किए कल बाजार बंद होने के बाद दिलीप बिल्डकॉन ने। मुनाफा देखिए 60 करोड़ से बढ़कर 195 करोड़ के आसपास। आय देखिए 30% बढ़ी है, 1750 करोड़ पर पहुंची और ईबिटा में 60% से ज्यादा की बढ़त, 350 करोड़ के पार। और मार्जिन्स में दमदार 4% का इजाफा, 16% से बढ़कर 20% के पार पहुंचते हुए। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिलीप बिल्डकॉन की। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले साहब और अब फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं प्रकाश दीवान साहब भी। सर ये बड़ा डर लग रहा है ट्रम्प साहब का। एक्चुअली ट्रम्प साहब को डर लगना चाहिए। ट्रम्प साहब को तो लग ही रहा है, उनके चक्कर में हमें भी लग रहा है। क्या करें, मतलब आज ये थोड़ी तेजी की पोजीशन हल्की करें या नई खरीदारी का सोचें, क्या करना चाहिए मार्केट में? नहीं, आसार तो सर गैप डाउन खुलने के हैं, तो पोजीशन उसके बाद हल्की करने का कोई लॉजिक है नहीं। और ये हम पहले ये सुनते आए हैं कि अगर यूएस में इंप्रूवमेंट होगा तो हिंदुस्तान से पैसा बाहर जाएगा। अब अगर यूएस में इंप्रूवमेंट नहीं होना है तो पैसा वापस आना चाहिए या रहना चाहिए। तो ये जब अच्छी खबर यूएस के लिए होती है तो हमारे लिए खराब हो जाती है, जब खराब होती है तो हमारे लिए भी खराब हो जाती है। तो थोड़ा सा इरेशनल मौका ढूंढ रहा है मार्केट थोड़ा हल्का होने का, वो अलग बात है। अब कल के अगर आप आंकड़े FIs के देखें FNO में, अनिल जी आपने तो डिस्कशन किया होगा अभी सुबह, तो ऐसा लगता है जैसे छुट्टी पे थे। मतलब ना ऑप्शन में कुछ एक्टिविटी है, ना फ्यूचर में, ना इंडेक्स स्टॉक कोई भी। सो आई थिंक मार्केट इज लुकिंग एट एन एक्सक्यूज टू लाइटन पोजीशंस, दैट्स अबाउट इट। लेकिन जो 9500 पे पुट राइटिंग इतनी अच्छी खासी हुई है जी, और अगर आज वो शिफ्ट नहीं होती है तो आई डोंट थिंक ये दिस कुड बी अ फॉल्स अलार्म। और ये जो इम्पीचमेंट का जो सवाल है इस पे आप डिस्कशन लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन एक संक्षेप में ये बताना चाहूंगा कि इतनी जल्दी इम्पीचमेंट हो जाना वो इतना इजी नहीं है। क्लिंटन साहब का हुआ था और उससे पहले जो जॉनसन साहब का हुआ था बहुत पहले, और सदियों पहले। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। और ये थोड़ा सा कहने के लिए ये तो डोनाल्ड ट्रंप के तेवर इस टाइप के रहे कि हमेशा कुछ नया एक्साइटमेंट रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोस्त उससे ज्यादा दुश्मन भी हैं। और दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी को कटघरे के पीछे खड़ा करना आसान बात थोड़ी नहीं। तो उन्होंने जो बोला था, जो चीजें की थी, उसमें ऐसे भी कोई इतनी उम्मीद जो है वो नहीं है। उल्टा कोई बोल रहा है इम्प्रूवमेंट अगर होगा, अगर ये जाते हैं और कोई नया आता है तो इम्प्रूवमेंट तो जारी रहेगा। तो मेरे हिसाब से चिंता की बात नहीं। आज मौका है कोई गिने चुने स्टॉक्स लेने का, जो आप को रह गए तो आज ले लीजिए। तो दीवान साहब कौन से स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, इस पर हम एक राय लेंगे उनसे। उनके फेवरेट शेयर आपको बताएंगे, उनके शेयरों ने आपको पहले भी पैसा बना कर दिया है। इस सब पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम HUL की भी बात करेंगे। जी हाँ, कल नतीजे आए, नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट्स हैं, इस सब पर बात ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। ध्यान रखिएगा एशियाई बाजारों में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है।
निकाई 300 पॉइंट नीचे था जापान का बाजार, और अब देखिए निचले स्तरों से सुधार दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 77 पॉइंट नीचे था 7 बजे, और अब आप देखिए ये भी निचले स्तरों से सुधरने की कोशिश करता हुआ। हांगकांग के बाजार करीब करीब 90-95 अंक नीचे थे, यहां पर भी देखिए अब सुधार देखने को मिल रहा है। तो ट्रंप के झटके से थोड़ा सा उभरने की कोशिश करते हुए एशियाई बाजार इस समय। लेकिन एचयूएल की बात करते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, और नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने किस तरह की रिपोर्ट्स पेश करी हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी नियति। बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? बेहद शानदार नंबर थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन ब्रोकरेजेस का मानना है कि स्टॉक अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और मौजूदा भाव से बहुत बड़ा कोई अपसाइड नहीं देख रहे हैं। कुछ एक ब्रोकरेजेस हैं जिन्होंने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, लेकिन टारगेट प्राइस तमाम ब्रोकरेजेस ने बढ़ाए हैं। जिनके अंडरवेट के कॉल हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही उन्होंने अभी भी टारगेट प्राइस रखे हैं। जैसे कि मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग इनकी मेंटेन है। टारगेट प्राइस 934 का था, बढ़ा के इन्होंने 1062 रुपए का कर दिया है। 5% की मौजूदा भाव से तेजी देख रहे हैं। अगले 2 साल के लिए इन्होंने ईपीएस अनुमान 2% बढ़ा दिए क्योंकि मार्जिन और वॉल्यूम ग्रोथ इनको बेहतर लग रही है। नोमुरा ने डाउनग्रेड किया है इसकी रेटिंग को क्योंकि स्टॉक इनको एक्सपेंसिव लग रहा है। इमामी और डाबर इनको ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन टारगेट प्राइस इन्होंने भी बढ़ाया है 1057 का, अब ये बढ़ा करके अपना टारगेट प्राइस कर रहे हैं। सीएलएसए भी अपना जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड कर रहा है, बाय से आउट परफॉर्म की कर रहा है। देखिए लेकिन सेल नहीं किया, आउट परफॉर्म अभी भी मेंटेन है। टारगेट प्राइस 980 से इन्होंने बढ़ा करके 1100 रुपए का कर दिया है, और क्योंकि 3 महीने में 20% ये रिटर्न दे चुका है, वैल्यूएशन इनको महंगे लग रहे हैं। 9% की अपसाइड ये देख रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच बहुत बुलिश है, अभी भी निवेश करने की आपको सलाह दे रहा है। 10% के अपसाइड के लिए आपको निवेश करना चाहिए। टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ा करके 1110 रुपए का कर दिया है। जेफरीज का सबसे अग्रेसिव टारगेट है जो अब और बढ़ा रहे हैं, 1000 रुपए का था, अब इसे बढ़ा के इन्होंने 1150 रुपए का कर दिया है। 14 से 15% की तेजी ये शेयर आपको दिखा सकता है। टॉप पिक है इनके पूरे स्पेस में, लेकिन मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स अभी भी अंडरवेट का कॉल दे रहे हैं। बहुत बड़ी तेजी इनको नहीं दिख रही है। 795 का मॉर्गन स्टैनली का लक्ष्य है जो कि 12% का डाउन साइड है, और गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल का कॉल दे रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने भी बढ़ाया है, लेकिन अब ये बढ़ा करके 788 का कर रहे हैं जो कि 22% का डाउन साइड है। लेकिन इन्होंने ईपीएस के अनुमान अगले 2 साल के लिए 6 से 8% बढ़ाए हैं। तो गोल्डमैन सैक्स ट्वीट पर सबसे बेरिश। नियति आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप हमें ये भी बताइएगा कि जेएसडब्ल्यू स्टील और यूनाइटेड ब्रूवरीज पर ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट्स आई हैं नतीजों के बाद। लेकिन पहले बात कर लेते हैं एचयूएल की। आप कह रहे थे अच्छे परिणाम आएंगे, वॉल्यूम ग्रोथ पर नजर रखिएगा, और वॉल्यूम ग्रोथ तो बहुत ही शानदार आया, 2 दिनों से दौड़ लगा रहा है। आज कैसे अप्रोच करें? डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी ये 2 इतने बड़े ट्रिगर हैं कि जो बड़े एस्टेब्लिश ब्रांडेड प्लेयर हैं वो और बड़े होंगे, और ये साफ तौर पर नतीजों में दिखना शुरू हो गया है। लीवर की 4% की वॉल्यूम ग्रोथ इस लेवल पर बेहद ज़बरदस्त है। ये तो बाजार का मूड अगर आज इतना ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा ठंडा वंडा टाइप, तो ये आराम से 1050-1100 की रेंज वाला स्टॉक बनता है। मतलब 5 से 10% की तेजी लीवर में बननी चाहिए। और खास बात ये है कि जब आप लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक तो डिफेंसिव सेक्टर चाहिए, ऐसा सेक्टर चाहिए जहां ग्रोथ है, और ऐसा स्टॉक चाहिए जहां पर आप कभी किसी भी लेवल पर ले ले तो गलत नहीं पड़ेंगे। वक्त लग सकता है लेकिन वो स्टॉक आपको लॉस नहीं देके जाएगा पोर्टफोलियो में तो वो लीवर है। जहां तक ये ब्रोकरेज हाउसेस का सवाल है, ये वही है रेटिंग एजेंसी वाला मामला, पीछे भाग रहे हैं, स्टॉक ऊपर भाग रहा है, परफॉर्मेंस आ रही है, टारगेट बाद में रिवाइज हो रहे हैं, तो उनको देख के घबराने की जरूरत नहीं। लीवर आज हो सकता है मार्केट को देखते हुए 2-2.5% ऊपर खुले, इससे ज़्यादा ना भी खुले, 1020, 25, 30 जो भी हो, लेकिन ये स्टॉक अगर आपके पास है तो इसको बेचने के बारे में जरा भी ना सोचें। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो बहुत बढ़िया शेयर है। आज ट्रेड कैसे किया जाए देवान साहब? आपने भी नंबर्स देखे हैं, आपको कैसे लगे नंबर्स? कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि 22% दौड़ लगा चुका है, 40 टाइम्स चल रहा है, तो अब नहीं इतना बढ़ेगा। लेकिन देखिए जो डाउनग्रेड भी कर रहे हैं वो भी लक्ष्य जरूर बढ़ा रहे हैं, ये मैंने देखा। नहीं तो इनके अपग्रेड डाउनग्रेड करने से स्टॉक रिएक्ट करेगा ऐसा तो कोई मेरे हिसाब से है नहीं। और आप अब ये देखिए कि पेरेंट कंपनी ने 600 पे जब लिया था तब भी लोगों को बड़ा ठीक बात संकोच था कि ये इतने ऊंचे लेवल पे क्यों ले रहे हैं, जब बायबैक आया था, जब 440-460 का भाव। उसके बाद एक और बायबैक की बात थी मार्केट में, लेकिन वो हुई नहीं, अलग बात है, कंपनी ने नहीं डिसाइड किया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी COGS, जो कॉस्ट ऑफ सेलिंग जो है, जनरल सेल्स एक्सपेंस, वो देखें अगर तो वहाँ पे एडवर्टीजिंग एंड प्रमोशन का इतना कम एलिमेंट है कि ये तिमाही में इन्होंने हार्डली कोई खर्चा करे बिना इतना बढ़िया वॉल्यूम ग्रोथ किया है।
तो व्हाट इट टेल्स यू इज कि अगर रूरल उसमें मार्केट में पैसा और आना है और डबल ग्रोथ आई है रूरल सेगमेंट से, आगे चल के पैसा किसानों को ही हम दे रहे हैं कि कमाई होनी है, सब इंप्रूवमेंट आना है, तो लीवर क्यों नहीं चलेगा। और ये पतंजलि का भी इम्पैक्ट इसको नहीं इतना होता है। सही बात है। इनका जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट पतंजलि का दंत कांति है, उसके सामने इनका क्लोजअप को कोई आंच नहीं लगती। क्लोजअप और दंत कांति कोई एक ही उसके हैं भी नहीं। तो मेरे हिसाब से लीवर के प्रीमियमाइजेशन और मार्जिन ग्रोथ को देखते लग रहा है कि ये सब टारगेट्स वागेट्स जो है आपके, ये कोई मायने नहीं रखते। लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये अभी भी कंपाउंडर बना रहेगा। इसको पकड़ के रखिए पोर्टफोलियो में। आज गिरावट तो नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है कभी मार्केट में गिरावट मिले 1000 के लेवल पे। इट्स अ गुड बाय विद एटलीस्ट अबाउट 30% अपसाइड। वाओ, तो 30% की अपसाइड, यानी कि 1000 रुपए के शेयर में 300 रुपए की जगह अब भी है लीवर में। यह है सही और सटीक राय। जो लोग आज कमजोर बाजार में कुछ शेयर खरीदना चाहते हैं अच्छी अर्निंग्स के बाद, तो एक्चुअल हो सकता है। और गलती से किसी भी वजह से स्टॉक अगर जो लोगों को लग रहा है कि 20-30 रुपए चल गया, इस रिजल्ट पे 20-30 रुपए चलना कुछ नहीं है। अगर नीचे मिल जाए तो खरीदना चाहिए। नितिन मुरारका हमारे वायदा कारोबार के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक राय ले लें HUL पे। खरीदने के रिजल्ट के बाद नितिन बताइए। लेकिन जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो सारा पॉजिटिव है। इसमें रोल ओवर्स हुए थे 950 के आसपास और वहां से अभी भी देखिए 60 रुपया चल चुका है। 72% के आसपास के रोल ओवर थे। बट इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कल कि इसका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल ऑप्शन में 1000 के आसपास था और स्टॉक की क्लोजिंग 1009 के आसपास हुई, यानी कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो 9 लाख कॉल का था उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव किया। तो स्टॉक लग रहा है कि एक पॉजिटिव ओपनिंग देना चाहिए और मैं समझ रहा हूं कि इस एक्सपायरी में आपको 1040 1050 तक का टारगेट मिल सकता है। आज निफ्टी नीचे खुलने में अगर ये कहीं इसी भाव पे मिले जो कल की क्लोजिंग है, या फिर थोड़ा भी ऊपर मिले, तो 990 का स्टॉप लॉस लगा के लेना चाहिए और 1050 1060 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट इस एक्सपायरी में मिल सकते हैं। 1050 1060 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिल सकते हैं। HUL पर आए नितिन मुरारका जी की भी खरीदारी की, लेकिन दो और इंटरेस्टिंग नंबर्स आए। एक तो JSW स्टील के, और हम आपसे 4 दिन से कह रहे हैं कि ये शेयर भी अच्छे परिणाम देने वाला है। देखिए कल मार्केट बंद होने के बाद अच्छे नंबर्स दिए और यूनाइटेड ब्रूअरीज ने किया है निराश। ब्रोकरेज हाउसेस क्या रिपोर्ट्स दे रहे हैं, नियति बताइए। टारगेट प्राइस बढ़ा है। सिटी ने और JP मॉर्गन ने दोनों ने JSW के अच्छे नतीजों के बाद टारगेट प्राइस इन्होंने 200 रुपए से बढ़ा के 225 का कर दिया है। दोनों का ही टारगेट प्राइस अब सेम हो गया है। मौजूदा भाव से 9 से 10% की तेजी ये देख रहे हैं, लेकिन UBS को केपेक्स के प्लान पे थोड़ी सी चिंता है, इसलिए बिकवाली की सलाह इनकी बरकरार है। 23% की डाउनसाइड का इनका लक्ष्य है, 160 रुपए का इनका लक्ष्य है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली भी ओवरवेट का कॉल दे रहा है, 220 रुपए का इनका भी लक्ष्य है। इनको नतीजे पसंद आए हैं। यूनाइटेड ब्रूअरीज एक और खराब तिमाही और एक और उसी तरह से मेंटेन किया है सेल यानी बिकवाली की सलाह। UBS दे रहा है टारगेट प्राइस इनका 760 रुपए का है, जो कि 7% का डाउनसाइड दे रहा है। ये मान के चल रहे हैं कि आगे भी वॉल्यूम का डिक्लाइन हो सकता है। रेगुलेटरी हर्डल्स स्पेशली हाईवे के बैन को लेकर के और हो सकती हैं, इसीलिए बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। 760 का इनका लक्ष्य है, 7 से 8% के नीचे का। ओके, तो इन दो शेयरों पर भी लेंगे राय हमारे एक्सपर्ट से कि किस तरह से ट्रेड किया जाए, नतीजे के बाद कितनी तेजी या मंदी होगी। बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। संदीप वागले, प्रकाश दीवान, नितिन मुरारका, आज के हमारे 3 शानदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ। बात करें JSW स्टील के नतीजों की। बेहतरीन परफॉर्मेंस एक के बाद एक। प्रकाश, सारे मेटल कंपनियों के, स्टील कंपनियों के दमदार रिजल्ट आ रहे हैं जी। JSW स्टील 206 रुपए के भाव में सस्ता है। ऑप्टिकली तो लगता है सस्ता, मतलब कि भाई ठीक है, बट मुझे इन जो बड़े स्टील कंपनीज है इसमें एक चीज की जो दिक्कत आ रही है कि डिमांड जिस टाइप की बड़ी नहीं है, इनकी कैपेसिटीज तो अच्छी खासी हैं। ये सीमेंट जैसा तो उद्योग है नहीं कि जहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाना एटलीस्ट 1.5-2 साल का काम होता है और आपका डिमांड साइड जल्दी बढ़ जाएगी। तो स्टील में थोड़ा सा फ्लैटनिंग सा कर्व रहेगा स्टील प्राइसेस को लेके। अगर कहीं कोई इंप्रूवमेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टील कंजम्पशन का, तो मुझे लगता है उस सेल में सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि सेल की कई कंपनीज हैं जो सब्सिडरीज जो हैं, जैसे राष्ट्रीय इस्पात निगम है, ये इस टाइप की कंपनीज में जो इम्प्रूवमेंट आएगा जो छोटे छोटे यूनिट्स में, क्योंकि इनकी स्पेशलिटी स्टील वाले कामकाज वाले बहुत हैं जो रेलवेज में यूज होता है, डिफेंस में होता है, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। तो मुझे लगता है सेल को
थोड़ा सा अलग तरीके से देखना पड़ेगा, री रेटिंग होगी। ये JSW टाटा स्टील ने जो नंबर दिखाया वो वन ऑफ चीजें हैं क्या है, उसके हिसाब से सब ठीक ठाक आ गया। नॉन कैश आइटम ज्यादा है इंप्रूवमेंट के उस पे, तो मुझे लगता है आज तो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा वो जो इंप्रूवमेंट आया था वो इतना वो नहीं करेगा सस्टेन। बट JSW स्टील में भी बहुत ज्यादा लंबी पोजीशन अभी बनाने की रिकमेंडेशन नहीं है। ऑलराइट, और MRPL इस पर व्यू बताइए प्रकाश जी, आपको इसके नतीजे कैसे लगे? क्योंकि ये वो स्टॉक है जो लगातार देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, FNO में भी शामिल हो चुका है। GRMs की उम्मीद थी $5.5 पर बैरल के आसपास आने की, और GRMs आए हैं $8.25 के। क्या और तेजी बनेगी इसमें? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब क्रिस गेल कोई टीम में होते हैं और एक आध कोई मैच में अच्छा स्कोर कर दे, 100 रन बना दे, तो कोई आश्चर्य होता नहीं है। तो ये तो 2020 में बहुत टाइम से पुराना हमारा मंझा हुआ प्लेयर है, ₹6 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। बिल्कुल सर। तो आई थिंक कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से भी पी मल्टीपल्स देखें तो इट्स वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस बिजनेसेस अवेलेबल। और रिफाइनिंग में जो जिस टाइप का इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं स्केल का, ONGC की सब्सिडरी है, पेरेंटेज अच्छा है, फाइनेंशियल्स देखिए सब उससे अच्छे। इनफैक्ट इसको अपने डिस्कशन हुआ था 108-110 के जोन में, और वहां से इसने जो किया, ऑफ कोर्स FNO में आने के बाद एक अलग वॉलिटिलिटी भी आई है। बट मुझे लगता है ये डिविडेंड यील्ड के लिए ही अगर लेना चाहे कोई तब भी 4% यील्ड ऑन अ टैक्स फ्री बेसिस 4.5% की जो है ये आपको मिलने मुश्किल है अच्छी कंपनीज में। एक्चुअली चेन्नई पेट्रो के खराब रिजल्ट के बाद बहुत लोगों को डर था कि इसमें भी रिपीट में क्या होगा, लेकिन GRMs और लाइफ टाइम हाई डिविडेंड, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर किसी कंपनी से आपको मिलती है, प्राइस एप्रिसिएशन, जो कि किसी के हाथ में नहीं है, न कंपनी के हाथ में ना आपके हाथ में हो, तो मार्केट डिसाइड करता है कि बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन जो कंपनी आपको दे सकती है कोई एक चीज, तो वो है डिविडेंड। और ₹6 जो डिविडेंड MRPL ने डिक्लेयर किया वो लाइफ टाइम हाईएस्ट डिविडेंड है इस वक्त। और ये वाकई में बताता कि अगर कंपनी का पे आउट रेशियो इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूती से डिविडेंड देने को कंपनी तैयार है, तो इस स्टॉक की री रेटिंग होनी चाहिए। तो ये है स्टॉक सुपर। और आप कल ही कह रहे थे GRMs के ऊपर रखिएगा नजर। तो आपको अगर अर्निंग्स को लेकर कोई क्यूज चाहिए तो आपको इसी चैनल पे मिलते हैं। ये तो आपने इस हफ्ते की शुरुआत से देख लिया। MRPL हमने स्टॉक 2020 की टीम में सोमवार को भी शामिल किया था, और यही कहते हुए कि नंबर इसके जबरदस्त आएंगे चेन्नई पेट्रो, टाटा स्टील। जी हाँ, टाटा स्टील भी हमने बताया था। चलिए एक और स्टॉक यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात की जाए, और HUL, जो हम 2 दिनों से लगातार बड़ी स्ट्रांगली हम रिकमेंड करेंगे। तो अर्निंग सीजन का पूरा फायदा CNBC आवाज के दर्शक उठा रहे हैं। अर्निंग सीजन तो शुरू हुआ है। एक्चुअली अर्निंग सीजन मार्केट का नहीं चल रहा है, CNBC आवाज दर्शकों का चल रहा है। बिल्कुल सही है। यूनाइटेड ब्रूअरीज सर, ये बताइए इसको आज किस तरह से ट्रेड किया जाए? 130 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन घट गए, और कंपनी का जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो कह रहे हैं कि हाईवे बैन का असर जो है वो देखने को आगे। वैसे तो हर एक स्टॉक पे मैं अपनी राय रखता हूँ, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जिसपे मेरे से 2 बड़े जबरदस्त एक्सपर्ट है, वागले साहब और प्रकाश दीवान साहब। यूनाइटेड ब्रूअरीज जो चैनल चेक भी बहुत परफेक्टली करते हैं। चैनल चेक की बात आपने कही, तो पहले दीवान साहब से पूछते हैं। सर बताइए, चैनल चेक आपका बता रहा है कि अब दिक्कत की बात है या फिर गिरावट में खरीदारी करेंगे आप इसमें? नहीं, आई टेल यू, इसमें गिरावट आएगी इन नंबरों के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि लेने लायक क्यों है ये मैं बता रहा हूँ। दो मेरे को बहुत सिंपल कारण दिखे। एक तो ये जो हो चुका है, नंबर जो आए ये तो हो चुका है, उस बात के है। आगे चल के ये नंबर आएंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है, इतने वीक रहेंगे। जो इंप्रूवमेंट आएगा उसके 2 कारण है। सुप्रीम कोर्ट ये जो हाईवे पे बैन आया उसमें कहीं ना कहीं एक इंटरप्रिटेशन ये आ रहा है कि दुकानें जो थी हाईवे पे, वहां पे जो ट्रक ड्राइवर्स या जो कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर्स जो लेके सेवन करते थे अल्कोहल का, वहां बंद करना है। उसके नजदीक जो ईटिंग जॉइंट्स या रेस्टोरेंट और ये सब थे उसमें जो बंद हुआ है, उसमें कोई वैसी जरूरत नहीं थी करने की, लेकिन उनको भी में लपेटे। होटल चलते रहने चाहिए, होटल चलते, वहां पे डैमेज ज्यादा है और वहां पे इतना कोई इम्पैक्ट होता नहीं था। तो ये जो डिफरेंशिएशन नहीं हुआ और एक साथ 500 मीटर का जो कर दिया गया, उसमें हो सकता है कि कुछ चेंज आए रिप्रेजेंटेशन होने के बाद। और अगर वो होगा तो होटल में तो प्रीमियम चीज बिकती है। सही बात है। तो आपकी जो थंडरबोल्ट या गुरु बियर नहीं बिकेगी, लेकिन किंगफिशर तो बिकेगी। सो आई थिंक वेरी क्लियरली इफ देयर इज एन इंप्रूवमेंट इट विल बेनिफिट देम। सेकेंडली हाइनिकन का जो चल रहा है, जो इशू, जो अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है वो उसके पीछे लगे हैं जिस हिसाब से, इसके लिए बिना उनकी एंट्री बहुत मुश्किल हो जाती है। सही बात है। तो कम्पीट करना, और जो बाकी फॉरेन ब्रांड्स अगर आप देखें जो मार्केट शेयर ग्रो कर रही हैं, कार्लसबर्ग है, ये वो जो उस सेगमेंट में जो किंगफिशर से डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं है, वो हेनिकन वहां पे लूज आउट करेंगे अगर
प्रेजेंस जल्दी बढ़ा ही नहीं। तो जो इंडियन यूथ है और जो मार्केट ग्रोथ है बेयर का, वो इनफैक्ट IMFL से भी ज्यादा माना जाता है। तो आई थिंक देयर इज इनफ पॉजिटिव हेडविंड जिसको कहते हैं कि आगे चल के अच्छी न्यूज फ्लो और ट्रिगर है, तो ये गिरावट में एक्यूमुलेट किया जा। फटाफट सर स्टॉक का लेवल्स भी इंपॉर्टेंट बता दीजिए वागले साहब। हेमंत 7-8% डाउन साइड, 730-720 ये मतलब वो मुझे ब्रेक होते हुए नहीं लगते हैं। ऑन द अपसाइड 900 900 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके तो ये स्टॉक में मतलब बाय करने जैसा कुछ नहीं है, कुछ आपको मिलेगा भी नहीं ना, इतना डाउनसाइड रिस्क है। तो रादर देन बाइंग द स्टॉक आई वुड यूज द प्रोडक्ट, मैं ये कहूंगा। अरे भाई तुम्हें ऐसी बात है? मुझे तो बड़ी लेफ्ट आउट फीलिंग आ रही ना, तो मुझे इतने ब्रांड्स के नाम मालूम है ना, मुझे चार्ट देखना आता है ना, फंडामेंटल समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के उस पार वायदा कारोबार पर करेंगे फोकस। नितिन मुरारका के पास है कुछ बेहतरीन पिक्स आपके लिए आज के लिए, और साथ ही हमारे साथ जुड़ने वाले कलकत्ता से रजत बॉस भी स्माइल कर रहे हैं आज सुबह सुबह, इनसे भी करेंगे बात इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। संदीप वागले साहब, प्रकाश दीवान साहब और नितिन मुरारका साहब हमारे साथ बने हुए थे, और अब हमारे साथ कोलकाता से रजत बोस साहब भी शामिल हो चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के कौन से हैं? देखिए मैंने 2 स्टॉक चुना है अभी। इसमें कोरोमंडल इंटरनेशनल मेरा स्टॉप है 409 का, और टारगेट मैं मानता हूँ 425 से 429 तक। ये आज मैक्सिमम कल तक ये टारगेट हासिल हो जाना चाहिए। HCC भी कल अच्छी प्रदर्शन दिखाया था, तो 44 रुपया 80 पैसा का स्टॉप लॉस में मैंने 48 रुपया 10 पैसा का टारगेट रख के HCC भी खरीदने का सलाह दे रहा हूँ। इसके अलावा और 2 स्टॉक भी मैं बोलना चाहूँगा। एक तो है आपका जस्ट डायल, वो मुझको काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो जस्ट डायल में आप बहुत अच्छी बाई सिग्नल आया है, इस बाई सिग्नल के चलते फिर से आप बाई कर सकते हैं। 515 का स्टॉप लॉस लगाइए, मिनिमम 550 की उम्मीद कीजिए। जस्ट डायल में ओपन इंटरेस्ट एडिशन वाज प्रीटी हाई, एंड इसका सेटअप जो है बहुत ही बेहतरीन सेटअप है। और अनदर स्टॉक बताइए ना, एक और शेयर आप बता रहे थे। और एक और शेयर ये मेरी फेवरेट है, ये मैं बोलूँगा कि डिक्लाइन पे इसको लेना चाहिए, दैट इज़ कैपिटल फर्स्ट। इसमें ओपन इंटरेस्ट एडिशन इज इन मल्टीपल्स, नॉट इन परसेंटेज टर्म्स, इन मल्टीपल्स। येट मुझको जहाँ तक लग रहा है कि कल बहुत रिकॉर्ड वॉल्यूम से सेल हुआ है। 710 के नीचे जाएगा ऐसा उम्मीद नहीं है। कोई भी डिक्लाइन पे 710 के नीचे ऑन क्लोजिंग प्राइस बेसिस स्टॉप लगा के इसमें खरीदारी कर सकता है। एक पुल बैक रैली अप टू 740 टू अबाउट 750 इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स। खुलासा ये कर देना चाहता हूँ कि माय क्लाइंट्स हैव इन्वेस्टमेंट पोजीशंस इन इट। ओह, तो कैपिटल फर्स्ट, जहाँ पर कल हम आपसे कह रहे थे बॉबर्स पिंकर्स ने 20% से ज़्यादा की हिस्सेदारी बेची है। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि रजत बोस जी कह रहे हैं इसको खरीदना चाहिए। संदीप वागले जी का आज का टॉप सेल आइडिया है, इस सब पर बात करेंगे। वो क्यों सेल करना चाहते हैं उनसे भी पूछेंगे। और HCC में एक बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन को लेकर FDI की जो पूरी की पूरी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, उसमें CNBC आवाज़ की एक्सक्लूसिव खबर ये है कि सरकार FDI के कुछ नियमों में ढील दे रही है, जिसके चलते आज कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए शेयरों पर नजर होनी चाहिए। तो HCC इस खबर के चलते भी फोकस में रहेगा। नीरज की टीम में भी शामिल था, और रजत बोस जी भी कह रहे हैं यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। चलिए वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे पहला सौदा।